Hello students, in this video we'll discuss chapter number 13, the Second World War. बेटा सेकेंड वर्ल्ड वॉर स्टार्ट हुआ था 1939 में और एंड हुआ था 1945 को। बेटा सेकेंड वर्ल्ड वॉर में या वर्ल्ड वॉर टू में बहुत सारी कंट्रीज़ इन्वॉल्व थी। तो जो कंट्रीज़ इन्वॉल्व थी उन्हें हम मेजर टू ग्रुप्स में डिवाइड कर सकते हैं। एक थी अलाइज पावर और दूसरी थी एक्सिस पावर्स। अलाइज पावर्स और एक्सिस पावर्स। बेटा पहले हम एक्सिस कंट्रीज़ को डिस्कस कर लेंगे क्योंकि उसमें सिर्फ आपको तीन ही नाम याद रखना है। तो पहला नाम है जर्मनी, दूसरा नाम है जापान और तीसरा नाम है इटली। ठीक है। तो जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर हुआ तो जो एक्सिस पावर्स थी उसमें कौन कौन सी तीन कंट्रीज़ थी? जर्मनी, जापान और इटली। अब हम अलाइज पावर्स को डिस्कस करेंगे। तो अलाइज पावर्स में थे ब्रिटेन, फ्रांस, रशिया जिसे हम सोवियत यूनियन भी कहते थे या यूएसएसआर भी कहते थे। क्या कहते थे बेटा? यूएसएसआर। ठीक है। और इनके अलावा यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका और चाइना भी सेकेंड वर्ल्ड वॉर में अलाइज की साइड से इन्वॉल्व होते हैं। ठीक है, इतना याद रहेगा। दो पार्टीज या दो पावर्स अलाइज और एक्सिस। एक्सिस में थी जर्मनी, जापान और इटली और अलाइज में थे ब्रिटेन, फ्रांस, रशिया, यूएसए और चाइना। तो पढ़ना क्या है बेटा इस चैप्टर में हमको? सबसे पहले तो हम देखेंगे सेकेंड वर्ल्ड वॉर को, फिर हम देखेंगे भाई वो कौन से कारण थे, वो कौन से रीज़न थे, कॉजेज़ थे जिसकी वजह से सेकेंड वर्ल्ड वॉर हुआ। फिर हम देखेंगे इवेंट्स को, है ना, डिफरेंट इवेंट्स को डिस्कस करेंगे जो वॉर में हुए। फिर हम देखेंगे कि कैसे एक्सिस पावर्स की डिफीट होती है और फिर हम देखेंगे कि भाई इस वॉर की कॉन्सिक्वेंसीज क्या थी, है ना, परिणाम क्या हुए वो हम पढ़ेंगे। कॉन्सिक्वेंसीज ऑफ वॉर को डिस्कस करना है, एक्सिस पावर के डिफीट को पढ़ना है, सेकेंड वर्ल्ड वॉर में कौन कौन से इवेंट्स हुए वो हम देखेंगे, वॉर के कॉजेज़ क्या थे वो हम पढ़ने वाले हैं। द सेकेंड वर्ल्ड वॉर। बेटा देखो, वर्ल्ड वॉर वन को हम पहले चैप्टर्स में डिस्कस कर चुके हैं, तो आपको ये तो बहुत अच्छे से पता है कि वर्ल्ड वॉर वन स्टार्ट हुआ था 1914 में और एंड हुआ था 1918 को। तो बेटा जैसे ही नवंबर 1918 को वर्ल्ड वॉर वन ख़त्म होता है, पूरी दुनिया चैन की सांस लेती है कि ओ अच्छा हुआ, चलो भैया वर्ल्ड वॉर वन ख़त्म हो गया। क्योंकि जो मैसिव लेवल पे डिस्ट्रक्शन, लॉस ऑफ लाइफ हमने वर्ल्ड वॉर वन में देखा, इसके पहले कभी देखा नहीं था। तो दुनिया चैन की सांस लेती है। पर उस टाइम वर्ल्ड लीडर्स को ये नहीं पता था कि सिर्फ 20 साल में ही हम एक और वॉर में कूद पड़ेंगे। प्लंज्ड करने का मतलब होता है कूद पड़ना, गोते लगाना, इन्वॉल्व हो जाना। तो वर्ल्ड वॉर वन ख़त्म करने के बाद हमारी कोई इच्छा नहीं थी कि हम वर्ल्ड वॉर टू भी करेंगे, पर बेटा वो हो गया और 20 ईयर्स में ही हो गया। पूरी दुनिया स्टन रह गई, अचंभित रह गई कि भाई क्या हुआ, पर हुआ। और सेकेंड वर्ल्ड वॉर वन से और ज़्यादा टेरिफिक था। लॉस भी ज़्यादा हुआ, लाइफ का लॉस भी ज़्यादा हुआ, मॉनेटरी लॉस भी ज़्यादा हुआ। ठीक है। तो ये टेरेबल लॉस था जिसमें मिलियंस ऑफ पीपल डाई कर गए और बिलियंस ऑफ डॉलर का लॉस हुआ। क्लियर है? तो फर्स्ट पैराग्राफ आपका कहना चाह रहा है कि भाई वर्ल्ड वॉर वन खत्म होने के बाद किसी ने सोचा नहीं था कि सिर्फ 20 साल में ही हम लोग सेकेंड वर्ल्ड वॉर पे आ जाएंगे, पर ऐसा हो जाता है। सेकेंड वर्ल्ड वॉर वन से भी ज़्यादा टेरिफिक होता है, जहाँ लॉस होता है मिलियंस ऑफ ह्यूमन लाइफ्स का, इवन बिलियंस ऑफ डॉलर्स का। ठीक है। आफ्टर द क्लोज ऑफ वर्ल्ड वॉर वन, बेटा जैसे ही वर्ल्ड वॉर वन खत्म होता है तो बनता है लीग ऑफ नेशंस। ठीक है। लीग ऑफ नेशंस एक ऐसा ऑर्गेनाइजेशन बनाया वर्ल्ड लीडर्स ने वर्ल्ड वॉर वन ख़त्म होने के बाद कि भाई अब आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि जो भी कॉन्फ्लिक्ट्स हों, प्रॉब्लम हों, इश्यूज़ हों किसके बीच में, डिफरेंट कंट्रीज़ के बीच में, उन्हें आप रिजॉल्व करेंगे पीसफुल वे में। भाई वर्ल्ड वॉर वन जैसे सिचुएशन अब आने नहीं देंगे। पर आपको क्या लगता है लीग ऑफ नेशन सक्सेसफुल हुआ? बिल्कुल नहीं हुआ, क्योंकि विद इन 20 ईयर्स हमने क्या देख लिया? वर्ल्ड वॉर टू। पर अभी ये तो याद रखना है आपको कि जैसे ही वर्ल्ड वॉर वन खत्म होता है, वर्ल्ड लीडर्स एक ऑर्गेनाइजेशन को बनाते हैं जिसका नाम होता है लीग ऑफ नेशंस।
ठीक है, जहाँ पर जो लीडिंग नेशंस थे उन सब ने ये अग्री किया कि अब हम इंटरनेशनल डिस्प्यूट्स को पीसफुल मैनर में, पीसफुल मीन्स में सॉल्व करेंगे। ठीक है, उन्होंने एक दूसरे को प्रॉमिस किया कि अब हम वर्ल्ड पीस को प्रिजर्व करने की कोशिश करेंगे, जहाँ तक पॉसिबल होगा शांति से मैटर्स को डील करेंगे, है ना। उन्हें क्या पता था कि आने वाले कुछ सालों में ऐसे ऐसे इवेंट्स होंगे जिनकी वजह से आउटब्रेक होगा सेकेंड वर्ल्ड वॉर का। समझ गए बेटा। तो लीग ऑफ नेशंस भी कुछ नहीं कर पाया, बहुत सारे ऐसे इवेंट्स हुए जिसकी वजह से सेकेंड वर्ल्ड वॉर का आउटब्रेक हो गया, मतलब सेकेंड वर्ल्ड वॉर स्टार्ट हुआ। बेटा अब हम डिस्कस करेंगे कॉजेज ऑफ द वॉर, कि भाई क्या कारण थे सेकेंड वर्ल्ड वॉर होने के। तो बेटा पहला कारण है डिक्लाइन ऑफ डेमोक्रेसी एंड रिवाइवल ऑफ अग्रेसिव नेशनलिज्म। बेटा जो मेजर कंट्रीज़ थी जिन्होंने वर्ल्ड वॉर वन में पार्ट लिया और जो वर्ल्ड वॉर वन के रिजल्ट से बहुत ज़्यादा डिससेटिस्फाइड थी, जो ट्रीटीज साइन करवाई गई उससे डिससेटिस्फाइड थी, उस हर कंट्री में हमने देखा कि डेमोक्रेसी का डिक्लाइन होता है। ठीक है, जहाँ पर डेमोक्रेसी नहीं थी वहाँ पर अगर डेमोक्रेसी का इंट्रोडक्शन भी हुआ तो वो सक्सेसफुल नहीं रह पाए। और एग्रेसिव नेशनलिज्म मतलब राष्ट्रवाद तो था पर वो एग्रेसिव था। ठीक है, बस मेरी कंट्री है और किसी कंट्री की कोई ज़रूरत ही नहीं है। तो यहाँ पर हमने देखा एग्रेसिव नेशनलिज्म का रिवाइवल होता है, डेमोक्रेसी का डिक्लाइन होता है, और ये पहला कारण बनता है वर्ल्ड वॉर टू। बेटा फर्स्ट वर्ल्ड वॉर तो एंड हो गया, पर फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के एंड होने के बाद हमने बहुत सारी ऐसी सिचुएशंस देखी जो पहले नहीं थी। ठीक है, एज अ रिजल्ट ऑफ फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद हमने देखा कि ब्रिटेन जैसी कंट्री भी बहुत प्रॉब्लम में आ गई थी। पहले वो कंट्रीज़ जो क्रेडिटर हुआ करती थी अब डेटर बन गई। ठीक है, पहले वो दूसरी कंट्रीज़ को उधार बांटती थी पर अब उन कंट्रीज़ को भी दूसरों से उधार लेना पड़ रहा है अपने सर्वाइवल के लिए। तो ऑल इन ऑल वर्ल्ड की डिफरेंट नेशंस में, डिफरेंट कंट्रीज़ में क्या थी बेटा, इकोनॉमिक क्राइसिस, है ना। लार्ज स्केल पे फूड शॉर्टेजेस थी, इन्फ्लेशन था। इन्फ्लेशन क्या होता है, राइज इन प्राइस एंड डिक्रीज इन मनी वैल्यू। प्राइजेस एसेंशियल कमोडिटीज़ के बढ़ते जा रहे थे और जो पैसा आपके पास था, आपके अकाउंट में था, आपके पॉकेट में था, आपके तिजोरी में था, उसकी वैल्यू डे बाय डे कम होती जा रही थी। तो हमने देखा फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद इकोनॉमिक क्राइसिस थी, लार्ज स्केल पे फूड शॉर्टेजेस थी, इन्फ्लेशन था, चारों तरफ अनएम्प्लॉयमेंट था। तो मैक्सिमम नेशंस ये प्रॉब्लम फेस कर रहे थे। जो डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट्स थी यूरोप में वो बिल्कुल भी इससे कोप अप नहीं कर पा रही थी। ठीक है, इन चैलेंजेस को, इन प्रॉब्लम्स को इफ़ेक्टिवली हैंडल नहीं कर पा रही थी। बेटा सोचो ना कैसे कर पाएंगे, आपके जो मैक्सिमम रिसोर्सेज हैं वो ड्रेन कर गए, आपका जो वर्क फोर्स था वो कहीं ना कहीं वर्ल्ड वॉर वन में चोटग्रस्त हो गया, लग गई, वुंडेड है। क्लियर है, पैसा आपके पास है नहीं, तो आप कैसे कोप अप कर पाओगे। तो बहुत सारी जो डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट्स थी यूरोप में वो ये सारे चैलेंजेस को फेस नहीं कर पा रही थी, प्रॉब्लम्स को फेस नहीं कर पा रही थी। तो इसीलिए जो लोग थे उनका जो विश्वास था वो डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड गवर्नमेंट से उठता जा रहा था। बेटा अगर आप हैप्पी हैं, आपके पास एम्प्लॉयमेंट है, एजुकेशन है, तो आप गवर्नमेंट की तरफ देखते भी नहीं है। ठीक है, गवर्नमेंट काम करे ना करे, मेरे पास तो सारी फैसिलिटीज़ हैं। पर जब आप क्राइसिस में होते हो तो सबसे ज़्यादा आप सरकार की तरफ देखते हो। पर आप देख रहे हो कि यार ये जो डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड गवर्नमेंट्स है तो हमारे लिए कुछ भी नहीं कर पा रही हैं, तो आपका विश्वास उनसे हट जाएगा ना। तो यहाँ पर एक वैक्यूम क्रिएट होता है, जिस वैक्यूम को फिल करेंगे डिक्टेटर्स। तो ये जो डिक्टेटर्स होते हैं ये इस सिचुएशन का एडवांटेज लेते हैं और एग्रेसिव नेशनलिज्म के प्रोग्राम को लोगों तक पहुंचाते हैं। क्लियर है। तो हमने फर्स्ट प्रॉब्लम में क्या देखा कि डेमोक्रेसीज का डिक्लाइन होगा, एग्रेसिव नेशनलिज्म का रिवाइवल होगा, क्योंकि कंट्रीज़ में प्रॉब्लम बहुत सारी है और डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड गवर्नमेंट उन प्रॉब्लम को सॉल्व नहीं कर पा रही हैं। तो लोगों का विश्वास डेमोक्रेसी से ख़त्म होता जा रहा है और ये जो विश्वास ख़त्म हो रहा है यहाँ पर एक वैक्यूम क्रिएट हो रहा है। किसके लिए, डिक्टेटर्स के लिए। आप डिक्टेटर्स इस वैक्यूम को फिल करेंगे। सेकेंड है ट्रीटी ऑफ वर्साई। क्या है, ट्रीटी ऑफ वर्साई, जो पीस सेटलमेंट हुआ बेटा पेरिस में
उसने लोगों के बीच में रिवेंज की स्पिरिट को डेवलप कर दिया, बदला लेना है। हिटलर तो बहुत ज़्यादा ही परेशान था, हिटलर तो चाहता ही था बदला, रिवेंज। तो जो पीस ट्रीटी या जो पीस सेटलमेंट हुआ पेरिस में, उसने रिवेंज की स्पिरिट को जन्म दिया। जो जर्मन्स थे उन्हें ऐसा लगने लगा कि भाई हमारे साथ तो जितना इनजस्टिस हुआ है ना, उतना दुनिया में किसी कंट्री के साथ नहीं हुआ। हम अकेले थे जिसने सारी कंट्रीज़ को हाथ पकड़ पकड़ के बोला, और सारी कंट्रीज़ बच्ची थी कि हमारे बोलने पे आई और लड़ने लग गई, ना आती ना लड़ती। पर वर्ल्ड वॉर वन खत्म होने के बाद ये कह देना कि सब कुछ हमने किया, ये गलत था ना। पर क्या करें, सहा तो बेचारे जर्मन्स ने। तो क्या क्या इनजस्टिस हुआ उनके साथ में, वो अब हम देखेंगे। तो जो विक्टोरियस पावर्स थी, मतलब जो जीती हुई कंट्रीज थी, उन्होंने जर्मनी को डिप्राइव किया, उससे बहुत सारी ज़मीनें ले ली, उसकी जो कॉलोनीज़ थी अफ्रीका में, ईस्ट अफ्रीका में, वो ले ली, साउथ वेस्ट अफ्रीका में जो कॉलोनीज़ थी वो भी ले ली। एक तो जर्मनी का बहुत सारा पार्ट ले लिया, वो तो छोड़ दो, इसकी अफ्रीका में जो कॉलोनीज़ थी वो भी ले ली, ईस्ट अफ्रीका भी ले ली, ईस्ट अफ्रीका की कॉलोनीज़ भी ले ली, साउथ वेस्ट अफ्रीका की कॉलोनीज़ भी ले ली। ठीक है, तो जर्मन्स को बुरा तो लगेगा, भाई हमारी टेरिटरीज को छोटा कर दिया, हमारी जो ओवरसीज कॉलोनीज़ थी वो हमसे ले ली। इसकी जो मिलिट्री स्ट्रेंथ थी उसको कंप्लीटली क्रश कर दिया। किसकी? जर्मनी की जो मिलिट्री स्ट्रेंथ थी उसको पूरी तरह क्रश किया। जर्मन्स को कहा गया कि अब आपके पास सिर्फ 1 लाख सोल्जर्स होने चाहिए, इससे ज़्यादा नहीं, और आपकी जो नेवी होगी उसमें सिर्फ 15,000 मैन होने चाहिए, उससे ज़्यादा नहीं। सोल्जर्स कितने? 1 लाख। नेवी कितने की? 15,000 की। और कहा एयरफोर्स का तो सोचना भी मत, एयरफोर्स तो पूरी तरह बैन कर दी। यार गलत किया जर्मनी के साथ, पर बोलते हैं ना कि भाई वो लोग एक सदमा उनको लग चुका था कि जर्मनी ने इंटरफेयर किया, दूसरी कंट्री सारी आ गई और वॉर हो गया, तो जर्मनी को थोड़ा सा कर्व करके रखना पड़ेगा। तो जर्मनी के साथ क्या किया, उसकी टेरिटरीज ले ली, उसकी ओवरसीज कॉलोनीज ले ली, उसको कहा 1 लाख सोल्जर, 15,000 की नेवी और एयरफोर्स तो रखना ही नहीं है आपको। बेटा ये मैक्सिमम लिमिट थी, इससे ज़्यादा नहीं होना था। ठीक है, थर्ड पॉइंट, जर्मनी के ऊपर बर्डन डाल दिया इमेंस वॉर इंडेमनिटी का। क्या कहा गया, ये जो वॉर में लॉस हुए हैं ना, उन लॉसेस की भरपाई आप ही करोगे, उसको इंडेमनीफाई आप ही करोगे। ठीक है, भरपाई करना। तो कहा कि जर्मनी तुम जितने भी लॉसेस वॉर में हुए हैं ना उसकी भरपाई तुम करो। इंग्लिश मतलब इंग्लैंड अलग बोल रहा है, फ्रांस अलग बोल रहा है कि भाई इतना पैसा तो तुम्हें हमें देना पड़ेगा क्योंकि तुम्हारे कारण हमारे ये लॉसेस हुए हैं। She had to pay a heavy sum, estimated $33 billion to the Allies. जर्मनी को अलाइज कंट्रीज को $33 बिलियन पे करने पड़े। क्लियर है बेटा? ये जो वर्ड इंडेमनिटी होता है इसका एक्चुअल मतलब जो मीनिंग होगा वो होगा क्षतिपूर्ति करना। मतलब सपोज करो आपकी वजह से मुझे कोई लॉस हुआ है, तो जितने भी अमाउंट का लॉस हुआ है वो अमाउंट अगर मैं आपको देती हूँ तो ये मैंने किया है, क्या दिया है आपको? इंडेमनिटी, आपके लॉस को पूरा किया है, क्षतिपूर्ति की है। ठीक है, तो कितना अमाउंट देना पड़ा जर्मनी को? $33 बिलियन। ठीक है, 33 बिलियन नहीं, $33 बिलियन, समझ रहे हो? चलो, इवन Germany had to give up to the Allies her merchant ships as compensation. हर जाना, कॉम्पनसेशन का मतलब क्या होता है? हर जाना, हर जाने में उसे अपनी मर्चेंट शिप्स भी देनी पड़ी। किसको? अलाइज को। अब बेटा जर्मनी के लोगों के लिए ये बिल्कुल भी आसान नहीं था, बिल्कुल भी आसान नहीं था सच में, कि वो वॉर की कॉन्सिक्वेंसीज को, ट्रीटी ऑफ वर्साई को भूल पाए। और क्योंकि वो भूल नहीं पा रहे थे तो हिटलर ने इस बात का एडवांटेज उठाया, और यहाँ पर ये सारी बातें ही एनकरेज करती हैं किसको? राइज ऑफ नाजिज्म को इन जर्मनी।
ये जो कुछ इनजस्टिस हुआ ना जर्मनी के साथ, इसी वजह से राइज हो पाया नाजिज्म का। देयर आफ्टर हिटलर एंटर्ड अपॉन अ करियर ऑफ अग्रेशन, और अब हिटलर आएगा और चुन चुन के बदला लेने की बातें करेगा। इटालियंस वर ऑल्सो हाईली डिससेटिस्फाइड, इटालियंस भी बहुत डिससेटिस्फाइड थे पीस सेटलमेंट से। ठीक है, इटालियंस की अपनी अलग प्रॉब्लम थी, वो प्रॉब्लम हम देखेंगे। ब्रिटेन एंड फ्रांस फेल टू सेटिस्फाइड इटलीज कॉलोनियल एम्बिशंस। देखो, वर्ल्ड वॉर 2 जब होगा ना बेटा, तो जर्मनी, इटली और जापान एक साथ मिलके लड़ेंगे, मतलब तीनों एक ही पार्टी के होंगे। पर जब वर्ल्ड वॉर 1 हुआ था तो जो इटली था ये ब्रिटेन और फ्रांस के साथ था। आई बात समझ में? ब्रिटेन, फ्रांस, इटली एक ही पाली में हुआ करते थे, एक ही ग्रुप का पार्ट थे। तो जब सब डिस्ट्रीब्यूशन होने लग गया तो मैक्सिमम चीज़ें ब्रिटेन ले रहा है, फ्रांस ले रहा है, तो इटली को लग रहा है मुझे क्यों नहीं मिल रही है। तो जो इटली के कॉलोनियल एम्बिशंस थे उसको ब्रिटेन और फ्रांस सेटिस्फाई नहीं कर पाए। ऑल्दो इटली हैड गेन्ड फ्यू टेरिटरीज इन यूरोप एट द कॉस्ट ऑफ ऑस्ट्रिया। ठीक है, थोड़ा बहुत इटली को मिला टेरिटरीज यूरोप में, किसके कॉस्ट पे? ऑस्ट्रिया के कॉस्ट पर ये इटली के एम्बिशंस को सेटिस्फाई नहीं कर पाया। इटली को अफ्रीका का भी एक अच्छा खासा पार्ट चाहिए था, जो ब्रिटेन और फ्रांस ने इटली को नहीं दिया। देन राइज ऑफ फैसिज्म इन इटली। ठीक है, इटली ने बहुत सारा पैसा लगाया था बेटा वर्ल्ड वॉर 1 में, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में, और इटली को ऐसा लगता था कि जितना मेरे सोल्जर्स ने पार्ट लिया है, जितना मनी मैंने स्पेंड किया है, उस हिसाब से मुझे बहुत कुछ नहीं मिला इन द फॉर्म ऑफ वॉर इंडैमिनिटी। जो एडवांटेजेस इंग्लैंड को मिले, फ्रांस को मिले, जो पैसा इनको मिला, उतना बहुत कुछ मुझे नहीं मिला है। तो एक डिससेटिस्फैक्शन था इटली में, इसी वजह से फैसिज्म का राइज होता है इटली में। इटली ने बहुत पैसा लगाया था बेटा अपनी आर्मी पे, वॉर इक्विपमेंट से। तो जो इटालियन गवर्नमेंट थी वो सीरियस प्रॉब्लम्स फेस कर रही थी। इटली में पावर्टी भी थी, हंगर भी थी, डिसीजेस भी थी, अनएम्प्लॉयमेंट भी था। मतलब इटली ने एक अच्छा खासा पैसा आर्मी पे, वॉर इक्विपमेंट्स पे लगा दिया। अब उसकी कंट्री में गरीबी है, भूख है, बीमारियां हैं, बेरोजगारी है, पावर्टी, हंगर, डिसीज, अनएम्प्लॉयमेंट, रियॉट्स हो रहे हैं, स्ट्राइक्स हो रही हैं पूरी कंट्री में, दंगे फसाद हो रहे हैं, हड़ताल हो रही हैं पूरी कंट्री में। इस सिचुएशन में जनरल लॉलेसनेस देखी गई। ठीक है, लॉलेसनेस का मतलब जो नियम कानून होते हैं उनका कोई पालन नहीं कर रहा था। तो जो फैसिस्ट थे उन्होंने इटली में पावर को सीज़ किया। देखो, जो डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट या जो भी सरकारें इटली में काम कर रही थी वो अच्छे से काम नहीं कर पा रही थी, तो यहाँ पर एक रास्ता बनता है फैसिस्ट लोगों के लिए और वो पावर ले लेते हैं। ठीक है, इटली टर्न टूवर्ड्स जर्मनी एंड जापान। अब इटली ने देख लिया था कि भाई ये जो ब्रिटेन और जो फ्रांस हैं ये तो अच्छे लोग नहीं हैं भाई, इनका इतना सपोर्ट किया फिर भी इन्होंने हमें कुछ नहीं दिया। तो अब ये खुशी खुशी, थोड़ा दुख के साथ किसकी तरफ देख रहे हैं? जर्मनी और जापान के तरफ देख रहे हैं। और फिर इन तीनों के बीच में फ्रेंडशिप हो जाती है। ठीक है, इटली टर्न टूवर्ड्स जर्मनी एंड जापान एंड कंक्लूडेड अ ट्रीटी ऑफ फ्रेंडशिप लीडिंग टू बर्लिन, रोम, टोक्यो एक्सिस इन अपोजिशन। इन तीनों के बीच थोड़ी बहुत दोस्ती हो जाती है। बर्लिन, रोम, टोक्यो इन अपोजिशन टू द फ्रैंको ब्रिटिश अलायंस। ये जो फ्रैंको ब्रिटिश अलायंस था, फ्रेंच ब्रिटेन का अलायंस था, इसके अपोजिशन में एक और अलायंस बन जाता है। ठीक है, जिसका नाम होता है बर्लिन, रोम, टोक्यो एक्सिस। ठीक है, इन 1940 इटली एंटर्ड द वर्ल्ड वॉर 2। 1940 में इटली वर्ल्ड वॉर 2 में एंटर होगा। फोर्थ पॉइंट अब हम डिस्कस करेंगे, राइज ऑफ नाजिज्म इन जर्मनी। अब हिटलर के पास पावर एज सच बहुत थी नहीं, पर हिटलर को ये पता था कि मैं लोगों को मूव करा सकता हूँ। तो हिटलर ने अब लोगों को पाठ पढ़ाना चालू किया विक्टोरिया सॉर्ट का, है ना। और जितने भी बॉन्ड्स थे जो जर्मनी के ऊपर लगाए गए थे, जितनी भी बंदिशें लगाई गई थी ट्रीटी ऑफ वर्साई में, उसने कहा कि मैं इनमें से किसी को भी नहीं मानता। उन सबको उसने तोड़ा और जर्मनी में फिर से आर्म्ड फोर्सेस बिल्डअप करना चालू कर दिया। क्लियर है?
अब उसने लोगों को आके सिखाया, समझाना चालू कर दिया कि भाई कोई ज़रूरी नहीं है वर्साई ट्रीटी की टर्म्स को मानना, कंडीशंस को मानना, ठीक है, हम विजयी होंगे, ठीक है। तो चलो फिर से हम आर्म फोर्सेस बनाते हैं, फिर से आर्म फोर्सेस बिल्डअप की। 1936 में हिटलर ने ऑक्यूपाई कर लिया राइनलैंड को। ये वो एरिया था बेटा जो हिटलर का ही था, मतलब जर्मनी का ही था, उससे ले लिया गया, तो उसने वापस राइनलैंड को ले लिया। दैट हैड बीन डीमिलिटराइज्ड बाय ट्रीटी ऑफ वर्साई, जिसे ट्रीटी ऑफ वर्साई के अंतर्गत डीमिलिटराइज कर दिया गया था, वो राइनलैंड उसने वापस ले लिया। उसके बाद उसने वियना को लिया जो कि ऑस्ट्रिया की कैपिटल थी, और जल्दी ही उसका ध्यान किसकी तरफ पहुंचा, सुडेटनलैंड की तरफ पहुंचा। तो पहले हिटलर ने राइनलैंड लिया, ठीक है, फिर वियना ले लिया जो ऑस्ट्रिया का कैपिटल था, और जल्दी ही उसका ध्यान किसकी तरफ पहुंचा, सुडेटनलैंड की तरफ पहुंचा। और बेटा अब ऐसा लगने लगा था कि वॉर तो इनएविटेबल है, वॉर तो होकर ही रहेगा। तो जो हेड्स होते हैं 4 नेशंस के, जर्मनी, इटली, ब्रिटेन और फ्रांस के, ये म्यूनिख में मिलते हैं 29 सितंबर 1938 को, और डिसाइड करते हैं कि यार चलो सुडेटनलैंड जर्मनी को दे देते हैं। अब यहाँ पर ब्रिटेन और फ्रांस को कहीं ना कहीं अंदाज़ा था कि ट्रीटी ऑफ वर्साई में इनजस्टिस तो हुआ है। तो देखो हिटलर लड़ भिड़ के तो ले ही रहा है, राइनलैंड ले चुका है, ऑस्ट्रिया की कैपिटल वियना ले चुका है, तो ये सुडेटनलैंड भी लेगा, तो क्यों ना हम इसे खुद ही दे देते हैं, इससे ये भी खुश हो जाएगा और वॉर लाइक सिचुएशन भी नहीं बनेगी। तो जब ऐसे लगने लगा कि अब युद्ध तो होगा ही, तो 4 नेशन के हेड्स मिलते हैं, जर्मनी के, इटली के, फ्रांस के, ब्रिटेन के, और म्यूनिक में मिलते हैं ये लोग, और सुडेटनलैंड दे देते हैं जर्मनी को। जो प्रेसिडेंट होते हैं चेकोस्लोवाकिया के, उन्हें मनाया जाता है कि भाई तुम एक्सेप्ट करो म्यूनिक पैक्ट को, ठीक है। तो चेकोस्लोवाकिया के जो प्रेसिडेंट होते हैं उन्हें ब्रिटेन, फ्रांस और इटली तीनों मिलके मना लेते हैं कि यार तुम म्यूनिक पैक्ट को मान लो और जाने दो, सुडेटनलैंड को जाने दो। किसके पास जाने दो, जर्मनी के पास जाने दो। देखो यार शांति के लिए यही ठीक है, तुम्हारा भी नाम इतिहास में लिखा जाएगा कि तुमने दे दिया, कोई दिक्कत नहीं है। हिटलर के जो ट्रूप्स होते हैं वो सुडेटनलैंड को ऑक्यूपाई कर लेते हैं 5 अक्टूबर 1938 को। इन मार्च 1939 जर्मनी इन्वेडेड द रेस्ट ऑफ चेकोस्लोवाकिया। इसी बात का चेकोस्लोवाकिया को डर था और वही हुआ। चेकोस्लोवाकिया इसलिए तो नहीं चाहता था कि सुडेटनलैंड किसके पास जाए, जर्मनी के पास जाए, पर सुडेटनलैंड को अक्वायर किया 5 अक्टूबर 1938 को, और मार्च 1939 को जर्मनी ने चेकोस्लोवाकिया को भी इन्वेड कर दिया। अब हम पढ़ेंगे पॉलिसी ऑफ अपीसमेंट। देखो कई बार ऐसे होता है ना, मम्मी वगैरह को कोई बहुत इंपॉर्टेंट काम होता है, जो छोटे छोटे बच्चे होते हैं तो वो काम नहीं अगर करने देते हैं, ठीक है, तो मम्मियाँ उनको मोबाइल देख के बोलती हैं बेटा थोड़ी देर चुप बैठो प्लीज़, मुझे ये काम करने दो, है ना। कई बार कुछ टीचर्स होती हैं अपने घर में कॉपी चेक करने ले जाती हैं, बच्चा डिस्टर्ब कर रहा होता है तो बच्चे को बोलती है ले बेटा मोबाइल लेके खेल, चुप रह, मैं ये कॉपी करेक्ट कर देती हूँ तब तक। तो इसी को कहते हैं पॉलिसी ऑफ अपीसमेंट। तो अब पॉलिसी ऑफ अपीसमेंट यूज़ करेंगे ब्रिटेन एंड फ्रांस, किसके लिए, जर्मनी के लिए, कि बेटा मान जा यार, ठीक है ले ले, तुझे ये लेना है ना ले ले, पर चुप हो जा, लड़ मत, युद्ध मत कर, वर्ल्ड वॉर 1 में हम बहुत थक चुके हैं। तो जो पॉलिसी होती है अपीसमेंट की, उसका मतलब होता है एक्सीडिंग टू हॉस्टाइल डिमांड्स इन ऑर्डर टू गेन पीस। जो हॉस्टाइल डिमांड्स होती हैं हम उनको भी मान लेते हैं, सब किसके लिए, कि शांति बनी रहे। पर ये ब्रिटेन और फ्रांस क्यों ऑप्ट कर रहे थे, क्यों इन्होंने प्रेफर किया पॉलिसी ऑफ अपीसमेंट को, तो रीज़न थे, पहला ब्रिटेन और फ्रांस दोनों को ये लगता था कि भाई ये जो ट्रीटी ऑफ वर्साई थी टू सीवियर थी, ठीक है, दुष्ट तो थी, खराब तो थी, ठीक है। सो दे बिलीव दैट द ट्रीटी ऑफ वर्साई हैड बीन टू सीवियर टू द डिफीटेड पावर, स्पेशली जर्मनी। जर्मनी के साथ तो हमने बुरा किया है थ्रू ट्रीटी ऑफ वर्साई, तो ठीक है यार उसको थोड़ा बहुत ले लेने दो। दूसरा उन्हें ऐसा लगता था कि जर्मनी की जो ग्रीवियांसेस हैं, जो प्रॉब्लम है, जो परेशानियां हैं वो दूर हो जाएंगी, जर्मनी सेटिस्फाई हो जाएगा और वर्ल्ड पीस को डिस्टर्ब नहीं करेगा अगर उसको छोटा मोटा एरिया मिल जाएगा तो, है ना। दे
इसीलिए वो एग्री हो जाते हैं कि सुडेटनलैंड को जर्मनी को दे दिया जाएगा। कब ये इस बात के लिए एग्री कर जाते हैं? वो म्यूनिक कॉन्फ्रेंस में। क्योंकि सुडेटनलैंड में बेटा बेसिकली रहते कौन ही थे? जर्मन्स, जर्मन स्पीकर, जर्मन लैंग्वेज के बोलने वाले जर्मन्स ही, है ना, सुडेटनलैंड में रहते थे। तो म्यूनिक कॉन्फ्रेंस में इसीलिए ब्रिटेन और फ्रांस दोनों एग्री हो जाते हैं कि ठीक है यार, दे दो, इसको दे दो। अगर कुछ छोटा मोटा देने से शांति बनी रहती है तो इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। जर्मन बोलने वाले लोग ही तो रह रहे हैं जर्मनी, वो उस एरिया में, तो ठीक है ना यार। वे एक भाषा बोलने वाले लोग एक कंट्री का पार्ट बन जाएंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। अब हम थर्ड रीज़न को डिस्कस करेंगे कि ब्रिटेन और फ्रांस इतना लुभावने ऑफर, ल्यूक्रेटिव ऑप्शंस या अपीस क्यों कर रहा था जर्मनी को। तीसरा, जो वेस्टर्न पावर थी वो चाहती थी कि कम्युनिज़्म पे भी तो कंट्रोल रखना है, इसके भी ऊपर भी तो चेक रखना है। और ये कम्युनिज़्म की फ़िलॉसफी कहाँ डेवलप हो रही थी? रशिया में, यूएसएसआर में, सोवियत यूनियन में, है ना। एक ही चीज़ है तीनों, रशिया और सोवियत यूनियन। पहले पर यूएसएसआर हुआ करता था तो बड़ा हुआ करता था, छोटी मोटी बहुत सारी कंट्रीज इसका पार्ट थी, पर मेजर कंपोनेंट उस टाइम भी रशिया ही था। तो जो वेस्टर्न पावर होती हैं वो चेक रखना चाहती हैं कि भाई ये जो टाइड्स आ रही हैं ना, वेव्स आ रही हैं किसकी? कम्युनिज़्म की। इन्हें भी रोकना है, रशियन पावर को कंट्रोल में रखना है। तो वो चाहते थे कि ये जो है और नाजीज हैं ये एक दूसरे के साथ क्या करने लग जाए? फाइट करने लग जाए। द वेज द कम्युनिस्ट एंड द नाजीज टू फाइट ईच अदर। नाजी और कम्युनिस्ट क्या करने लग जाए? फाइट करने लग जाए। ऐसा चाहते थे कौन? फ्रांस, ब्रिटेन, है ना, वेस्टर्न पावर्स ऐसा चाहती थी। क्योंकि कम्युनिज्म की फ़िलॉसफी क्या बोलती है बेटा? जो पावर है वो लेबर्स को दे दो, वर्कर्स को दे दो। कैपिटलिज्म के अपोजिट है ये फ़िलॉसफी। कैपिटलिज्म के फादर थे एडम स्मिथ, वही कम्युनिज्म को डेवलप किया है कार्ल मार्क्स ने। इसीलिए इन्होंने बिल्कुल कुछ नहीं किया जब हिटलर ने जर्मनी को रीआर्म करना को चालू किया। रीआर्म करना मतलब वहाँ पर फिर आर्म्स, वेपन्स बनाने लग गए ना, तब ब्रिटेन और फ्रांस रिमेन साइलेंट। ब्रिटेन, फ्रांस रिमेन साइलेंट व्हेन हिटलर बिगेन टू रीआर्म जर्मनी। ठीक है, जबकि ये ट्रीटी ऑफ वर्साई का उल्लंघन था, वायलेशन था। ट्रीटी ऑफ वर्साई को तोड़ा गया, उसका उल्लंघन किया गया। ठीक है, जब जर्मनी में रीआर्मामेंट फिर चालू हो गया, ठीक है, वेपन्स मैसिव स्केल पे बनने लगे, बट ब्रिटेन एंड फ्रांस रिमेन साइलेंट क्योंकि वो चाहते थे कि कम्युनिस्ट ताकतों से लड़े कौन? हिटलर। पर यहाँ पर उल्लू बन गए ग्रेट ब्रिटेन और फ्रांस। ग्रेट ब्रिटेन और फ्रांस दोनों से ही बहुत बड़ी गलती हो गई। वो प्रॉपर असेसमेंट नहीं कर पाए, उन्हें पता नहीं था कि हिटलर क्या चीज़ है और क्या कर देगा। वो बेचारे सोचते रहे छोटा मोटा लेकर के, ये पार्ट लेकर के, वो पार्ट लेकर के खुश हो जाएगा। पर हिटलर कहाँ भाई, हिटलर तो बहुत ही एम्बिशियस था। ठीक है, हिटलर वॉज रियरली एमिंग एट यूरोपियन मास्टरी इफ़ नॉट वर्ल्ड कॉन्क्वेस्ट। यूरोप को जीतना, पूरे यूरोप में अपनी बातों की वाहवाही कराना, पूरे यूरोप को जीतना, है ना, दुनिया को जीतना, इस तरीके के एम रख रहा था हिटलर। हिटलर वॉज रियली एमिंग एट यूरोप मास्टर कि भाई यूरोप का मास्टर बनूँ तो मैं ही बनूँ, दुनिया को जीतूँ, है ना। अगर यूरोप का मास्टर नहीं बन पाया तो कम से कम दुनिया जीतूँ, यूरोप के अलावा जो दुनिया है उसको जीतूँ, ऐसा हिटलर का एम था। तो जो पॉलिसी थी अपीसमेंट की, ये एनकरेज करती है जर्मनी को, इटली को, जापान को। देखो यार होता क्या है, ब्रिटेन और फ्रांस हिटलर को अपीस करने की कोशिश करते हैं कि यार चलो ये छोटा मोटा कोई पार्ट लेकर, टेरिटरी लेकर अगर खुश हो रहा है तो उसको खुश होने दो। पर जर्मनी इसको गलत तरीके से लेता है। जर्मनी में बैठा हिटलर ऐसे सोच रहा होता कि ये कंट्रीज़ मुझसे डर रही हैं, है ना, तभी तो मैं इतना सब कुछ लेता जा रहा हूँ और ये चुप है, कुछ बोल नहीं रही हैं। तो यहाँ पर जर्मनी के साथ साथ इटली और जापान की ताकतें भी अपने आप को बहुत कुछ समझने लगती हैं, अपने एम्बिशंस को आगे की तरफ बढ़ाने लग जाती हैं। जर्मनी का जो एम्बिशन था कि वो यूरोप को कनकर करे,
जो इटली था वो इस बात से एस्पायर था कि वो अपनी सुप्रीमेसी को अफ्रीका में और बाल्कन रीजन में दिखाए। जापान का एम्बिशन था कि वो साउथ ईस्ट एशिया और पैसिफिक आइलैंड का मास्टर बन जाए। अब 3 कंट्री हैं, जापान, इटली और जर्मनी। तीनों ही कंट्री में जो अतिवादी ताकतें हैं, हिटलर जर्मनी का, इटली का बेनिटो मुसोलिनी और जापान की हिरोहितो, तीनों चाह रहे हैं कि अब हम इम्पीरियलिज्म करेंगे। फ्रांस इंग्लैंड का टाइम गया, अब हमारा टाइम आया। जापान को चाहिए था पूरा पैसिफिक, इटली को चाहिए थी सुप्रीमेसी इन अफ्रीका, और भैया हिटलर तो यूरोप को ही जीतना चाहता था। ये जो इम्पीरियलिस्ट एम्बिशंस थे, साम्यवाद, साम्यवाद नहीं, साम्राज्यवाद। इम्पीरियलिस्ट का मतलब क्या होता है? साम्राज्यवाद। ये जो साम्राज्यवाद के सपने थे ना, इस वजह से ही ये सब कूद पड़े वर्ल्ड वॉर 2 में। ठीक है, इम्पीरियलिस्ट एम्बिशंस ऑफ 3 कंट्रीज, इन 3 कंट्रीज के साम्राज्यवादी जो एम्बिशंस थे, इसकी वजह से एक और डिस्ट्रक्टिव वॉर हमने देखा वर्ल्ड वॉर 2 के फॉर्म में। अब हम पढ़ेंगे बेटा फेलियर ऑफ लीग ऑफ नेशंस। लीग ऑफ नेशंस को बनाया क्यों गया था? कि भाई पीसफुल वे में अब तुम सारे प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना, कॉन्फ्लिक्ट्स को रिजॉल्व करना। ठीक है, पर लीग ऑफ नेशन तो यहाँ पूरी तरह फेल हो जाता है। जो मेन कॉज होता है सेकेंड वर्ल्ड वॉर का, वो यही होता है कि लीग ऑफ नेशंस अपना काम ठीक से नहीं कर पाती। जब वीकर नेशंस अपील करते हैं लीग ऑफ नेशन में कि भाई आप एक्शन लो, ये जो अग्रेशन हो रहा है इसके खिलाफ, कुछ भी नहीं कर पाता लीग ऑफ नेशन। द ओनली वेपन दैट वॉज अवेलेबल विथ लीग ऑफ नेशन वॉज इकोनॉमिक सैंक्शंस। सिर्फ एक ही चीज़ अवेलेबल थी लीग ऑफ नेशंस के पास, वो थी इकोनॉमिक सैंक्शन। पर ये सैंक्शंस इनइफेक्टिव रहे। ठीक है, अग्रेसर्स को रोक नहीं कर पाए। अगर हम लीग ऑफ नेशंस की बात करें तो क्या उसने कोई एक्शन लिया इटली के अगेंस्ट में जब उसने इथोपिया को इन्वेड किया या वहाँ पर जो एग्रेशन किया? जापान ने जब इन्वेड किया मंचूरिया को, तब कुछ किया? द वर्ल्ड वुड हैव बीन स्पेयर्ड एंड हॉरर ऑफ अनदर वॉर। बेटा पूरी दुनिया में एक अलग डर का माहौल बैठ गया था कि भाई अब एक और वॉर होने वाला है। और यहाँ पर ना ही तो इटली के खिलाफ कुछ कर पाया लीग ऑफ नेशंस, ना जापान के खिलाफ कुछ कर पाया। द लीग फेल्ड इन टेकिंग एक्शंस अगेंस्ट एग्रेसर के अगेंस्ट में कोई एक्शन नहीं लिया लीग ऑफ नेशंस ने, जिसकी वजह से जर्मनी की ताकत इतनी बढ़ गई कि उसने ऑस्ट्रिया को भी ऑक्यूपाई कर लिया और पोलैंड पे अटैक किया, विच अल्टीमेटली लीड टू सेकेंड वर्ल्ड वॉर। देखो अब तक जो एरिया को ऑक्यूपाई कर रहा था ठीक है, पर जैसे ही उसने ऑस्ट्रिया को ऑक्यूपाई किया और उसके बाद उसकी हिम्मत इतनी बढ़ गई कि उसने पोलैंड पे भी अटैक कर दिया। और यहीं से शुरुआत होती है, पोलैंड पे अटैक करने से शुरुआत होती है सेकेंड वर्ल्ड वॉर की। नेक्स्ट जापान्स इन्वेजन ऑफ चाइना। जापान इन्वेड करता है चाइना को। एक इम्पॉर्टेंट एक्ट होता है एग्रेशन का फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद, वो होता है इन्वेजन ऑफ चाइना बाय जापान। जापान चाइना को इन्वेड करता है 1931 में। वर्ल्ड वॉर 239 में चालू होगा, अभी उसकी बात नहीं कर रहे हैं हम लोग। ठीक है, उसके पहले जो इंसिडेंट हुआ, जो इवेंट हुआ, हम उसकी बात कर रहे हैं। एक इम्पॉर्टेंट एग्रेशन देखा हमने वर्ल्ड वॉर 1 के बाद, वो देखा कि जो जापान है वो इन्वेड करता है चाइना को। कब? 1931 में। चाइना अपील करता है लीग ऑफ नेशंस में कि भाई आप जापान के ऊपर सैंक्शंस लगाओ, उसने मुझे इन्वेड किया है। ठीक है, अभी हम वर्ल्ड वॉर 2 में नहीं आए, अभी उसके पहले के इंसिडेंट को या इवेंट को हम डिस्कस करें, जहाँ पर होता क्या है बेटा, चाइना को जब इन्वेड कर देता है जापान, तो चाइना जाता है लीग ऑफ नेशंस के पास और कहता है कि आप सैंक्शंस लगा दो जापान के ऊपर, क्यों उसने इन्वेड किया है मुझे, मेरी कंट्री को, है ना। चाइना वाले लोग ऐसे बोलते हैं। ब्रिटेन और फ्रांस जो लीडिंग मेंबर्स होते हैं लीग के, वो कोई एक्शन ही नहीं लेते इस अपील के खिलाफ। दिस जापान ऑक्यूपाइड मंचूरिया एंड सेट अप अ गवर्नमेंट देयर। और बेटा फ्रांस और ब्रिटेन का इस टाइम चुप रहना एक गलत डिसीजन साबित होता है और जापान मंचूरिया को पूरी तरह ऑक्यूपाई कर लेता है।
बेटा अब हम पढ़ेंगे 8 पॉइंट जो है आइडियोलॉजिकल डिफरेंसेस। बेटा यहाँ पर अगर आपको आइडियोलॉजिकल डिफरेंसेस को समझना है तो फिर हम कंट्रीज़ को दो ग्रुप में डिवाइड कर देंगे। एक ग्रुप में यूएसए होगा, ब्रिटेन होगा, फ्रांस होगा, जहाँ पर डेमोक्रेसी बहुत अच्छे से काम कर रही है, लिबरल डेमोक्रेसी है, इन कंट्रीज़ का अच्छा खासा स्ट्रॉन्ग होल्ड है डेमोक्रेसी पे। दूसरी तरफ वो कंट्रीज़ थी जहाँ पर एक ऐसा पॉलिटिकल सिस्टम था जहाँ वन पॉलिटिकल पार्टी एग्जिस्ट करती थी, एग्जाम्पल जर्मनी और इटली। ठीक है। So, countries such as USA, Britain, France are known as solid strongholds of liberal democracy। यहाँ पर liberal democracy थी। दूसरी तरफ इटली और जर्मनी थी जहाँ पर वन पॉलिटिकल पार्टी हुआ करती थी। मसोलिनी हिमसेल्फ एडमिटेड क्वाइट ओपनली, मसोलिनी जो इटली के फैसिस्ट लीडर थे उन्होंने इस बात को ओपनली एडमिट किया है कि द स्ट्रगल बिटवीन टू वर्ल्ड्स कैन परमिट नो कॉम्प्रोमाइज़। ये दो दुनियाओं के बीच में जो स्ट्रगल चल रहा है ना, यहाँ पर कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं होगा, या तो हम या तो वो, ईदर वी और दे। मसोलिनी ओपनली इस बात को एडमिट करते हैं कि ये जो स्ट्रगल चल रहा है बिटवीन टू वर्ल्ड्स, एक जगह वन पार्टी सिस्टम, वन पॉलिटिकल सिस्टम है, एक जगह लिबरल डेमोक्रेसीज़ हैं, इनके बीच में जो ये जो भी स्ट्रगल चल रहा है इसको कोई रोक नहीं सकता। ठीक है, इनके बीच में कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं होगा, या तो हम रहेंगे या तो वे रहेंगे। देयरफॉर द वॉर बिटवीन टू कैंप्स वॉज इनएविटेबल। और यहाँ इस स्टेटमेंट को देख के आपको ऐसा लगता होगा कि भाई वॉर तो होगा ही होगा। अब हम इमीडिएट कॉज को पढ़ेंगे, त्वरित कारण। जैसे ही जर्मनी पोलैंड को इन्वेड करता है और डिमांड करता है डैंजिंग कॉरिडोर की, वैसे ही वर्ल्ड वॉर तो स्टार्ट हो जाता है। हिटलर डिमांड कर रहा था कि ये जो डैंजिंग कॉरिडोर है ये मुझे दे दो। दो रीज़न से, पहला जो सिटी ऑफ डैंजिंग थी वहाँ पर मेनली जर्मन्स ही रहते थे। दूसरा था अगर वो डैंजिंग कॉरिडोर को अक्वायर कर लेता है, ऑक्यूपाई कर लेता है, तो वो ईस्ट प्रूशिया को कनेक्ट कर पाएगा किससे, जर्मनी के साथ। तो जो इमीडिएट कॉज होता है वो कॉज होता है पोलैंड का इन्वेजन और डैंजिंग कॉरिडोर की डिमांड। जो हिटलर होता है वो डैंजिंग कॉरिडोर को दो रीज़न से मांग रहा होता है। पहला कि वहाँ के लोग जो नेटिव्स हैं वो सिर्फ जर्मन्स ही हैं, जर्मन स्पीकर्स हैं, उन्हें हमारे साथ मिला दो। दूसरा, अगर मैं डैंजिंग कॉरिडोर को अक्वायर कर लेता हूँ तो मैं इजीली कनेक्ट कर पाऊँगा ईस्ट प्रूशिया के साथ। ब्रिटेन और फ्रांस को थोड़ा सा ये डर लगने लगता है, वो डेंजर को भाप लेते हैं, रियलाइज़ कर लेते हैं कि यार अब तो गड़बड़ है। दे प्रॉमिस्ड असिस्टेंस टू पोलैंड अगेंस्ट जर्मन एग्रेशन। और यहाँ पर जर्मनी के अगेंस्ट में पोलैंड को प्रॉमिस करते हैं ब्रिटेन और फ्रांस कि भाई जर्मन एग्रेशन के अगेंस्ट में हम तुम्हारी मदद करेंगे। ठीक है। रशिया, जिसे पहले हम सोवियत यूनियन कहते थे, यूएसएसआर कहते थे, उसका भी एक लॉन्ग फ्रंटियर्स था जो किसके साथ जुड़ा हुआ था, पोलैंड के साथ जुड़ा हुआ था। ठीक है। तो यहाँ पर क्योंकि देखो बॉर्डर्स की सेफ्टी सबसे ज़रूरी है, यहाँ पर है रशिया जिसे हम सोवियत यूनियन भी कहते थे, यूएसएसआर भी कहते हैं। ठीक है ना। और यहाँ पर है पोलैंड। तो अगर जर्मनी पोलैंड के ऊपर अटैक करता है और पोलैंड को कब्जा लेता है, एक्वायर कर लेता है, तो वो सीधे किसके कांटेक्ट में पहुँच जाएगा, रशिया के कांटेक्ट में आ जाएगा, रशिया की बॉर्डर्स को टच करने लगेगा। और यहाँ पर पोलैंड की बहुत बड़ी सी बॉर्डर रशिया के साथ टच करती थी, तो पोलैंड पे जर्मनी अटैक करेगा तो ऑब्वियसली बात है रशिया तो पोलैंड को बचाने आएगा ही आएगा। रशिया, जिसे हम फॉर्मर सोवियत यूनियन भी कहते हैं, उसका एक लॉन्ग फ्रंटियर्स जुड़ा हुआ था पोलैंड के साथ, तो वो डायरेक्टली पोलैंड की हेल्प के लिए आएगा अगर जर्मनी उसके ऊपर अटैक करेगा। देयरफॉर इसीलिए क्या होता है, अगस्त 1939 को जर्मनी एक पैक्ट साइन कर लेता है, नॉन एग्रेशन पैक्ट, किसके साथ, रशिया के साथ। देयर वॉज ऑल्सो अ सीक्रेट अंडरस्टैंडिंग बिटवीन द टू पावर्स। अब जर्मनी और रशिया यहाँ पर गुपचुप समझौता कर लेते हैं। जर्मनी रशिया को कह देता है बिल्कुल चुप रहना, मैं पोलैंड पे अटैक करूँगा, पोलैंड पूरा जीत लूँगा, जैसे ही पोलैंड जीत लूँगा आधा पोलैंड तो मैं दे दूँगा और आधा पोलैंड मैं रख लूँगा। समझ में आ रही है बात। कहीं ना कहीं हिटलर के दिमाग में ये बात थी कि मैं पोलैंड पे अटैक करूँगा, रशिया ज़रूर पोलैंड की मदद के लिए आएगा, तो पहले तो मुझे रशिया को पटाना है। तो वो रशिया के साथ एक नॉन एग्रेशन पैक्ट साइन कर लेता है जहाँ पर दोनों कंट्रीज़ की आपस में अंडरस्टैंडिंग होती है। जर्मनी एश्योरेंस देता है रशिया को कि मैं पोलैंड पर अटैक करूँगा, उसको जीतूंगा, दो भागों में बांट दूंगा, एक मैं रख लूँगा, एक तुम रख लेना।
तो यहाँ पर रशिया बन जाता है पागल कि भाई मुझे पोलैंड मिलेगा। तो क्या बोलता है जर्मनी रशिया को कि हम डिवाइड कर लेंगे पोलैंड को 2 पार्ट्स में और डिस्ट्रीब्यूट कर लेंगे आपस में। पोलैंड वॉज अक्यूज ऑफ कमिटिंग एट्रोसिटीज अगेंस्ट जर्मन्स लिविंग देयर। और यहाँ पर पोलैंड पर अटैक क्यों करता है हिटलर? क्योंकि वहाँ पर पोलैंड में जो जर्मन्स रह रहे थे, पोलिश लोग उनके ऊपर एट्रोसिटीज़ करते हैं, अत्याचार करते हैं। इसीलिए हिटलर पोलैंड को अपने कंट्रोल में करना चाहता है, बदला लेना चाहता है। 1 सितंबर 1939 को जो जर्मन के ट्रूप्स थे वो पोलैंड पे पहुंचते हैं, पोलैंड पे अटैक कर देते हैं, धावा बोल देते हैं। 3 सितंबर को ब्रिटेन और फ्रांस वॉर डिक्लेयर कर देते हैं जर्मनी पे। ठीक है, फिर से ध्यान से सुनो कि 3 सितंबर को ब्रिटेन फ्रांस वॉर डिक्लेयर कर देते हैं जर्मनी पे, जैसे ही उन्हें न्यूज़ मिलती है कि पोलैंड के ऊपर अटैक कर दिया है जर्मनी ने। प्राइम मिनिस्टर चैम्बरलेन मेड अ पब्लिक अनाउंसमेंट, और यहाँ पर चैम्बरलेन पब्लिक अनाउंसमेंट कर देते हैं दैट एवरीथिंग ही हैड होप्ड हैड क्रैश्ड इनटू ruin। जो अब तक हम सोच रहे थे भाई शांति बनी रहे, शांति बनी रहे, अब वो सब बर्बाद हो गया है। अब तो वर्ल्ड वॉर 2 होगा ही होगा, इससे ज़्यादा रोका नहीं जा सकता वर्ल्ड वॉर 2 को। ठीक है, students, I am ending this video here. Only if you have any doubt, any problem, to write in comment section। यहाँ से बेटा हम पार्ट 2 स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट वीडियो में ना।